फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ड चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, उससे पहले करना चाहूंगी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफ पेंशन मामलों पर जो सुनवाई हुई थी उसकी विस्तृत जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत संघ सहित अन्य द्वारा दायर की गई अपीलों को एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया जाए, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना को रद्द कर दिया था। 2014 न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक खंडपीठ ने कहा कि यह विचार करेगा कि क्या उनका प्रथम दृष्टया विचार है कि मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए और तदनुसार मंगलवार 24 अगस्त तक एक आदेश पारित करें। ईपीएफओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम द्वारा आरसी के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद रेफरल का सवाल आया। गुप्ता व अन्य क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य जो 2 न्यायाधीश पीठ की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया था। सुंदरम ने आरसी गुप्ता के फैसले के बारे में अदालत के सामने विस्तृत प्रस्तुतियां दी कि कैसे उसने कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया जिसमें प्रेषक की आवश्यकता पेंशन योजना भविष्य निधि व्यवस्था से पूरी तरह से अलग है आदि, और इसलिए केवल एक सीमित सीमा तक ही भरोसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में भविष्य निधि योजना पेंशन निधि योजना में स्विच करने के लिए बेंच ने कहा। कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर 2014 से 6 महीने की ऑप्ट इन विंडो को रद्द कर दिया था। योजना अनकैप्ड पेंशन योगदान करना जारी रखे। आज पीठ ने कहा कि वह इस सवाल में नहीं जा सकती कि आरसी गुप्ता सही है या नहीं। एक विचारधारा है कि आरसी गुप्ता ने जो कुछ भी निर्धारित किया है, चाहे उस पर चर्चा हो या ना हो, उनके प्रभुत्व का निश्चित रूप से विचार है कि यह शायद ही मायने रखता है और केवल एक खाते या दूसरे से समायोजन है। क्या यह वाक्य सही है या हम इसमें नहीं जा रहे हैं, यह निर्णय का मूल आधार है। वे यह भी कहते हैं कट ऑफ तिथि का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह केवल समायोजन है और किसी भी मामले में आप पैसे के हकदार है, इसलिए यदि आप लेते हैं बाएं या दाएं हाथ से वह आपका पैसा है, ऐसा उन्होंने माना है। क्या इसका सही एक अलग मुद्दा है। पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या आरसी गुप्ता के फैसले से अलग इस मुद्दे पर विचार करना उसकी ओर से उचित होगा। यदि उक्त निर्णय के संबंध में कोई संदेह है तो पीठ ने कहा कि उचित तरीका यह हो सकता है कि इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। जब जिन मुद्दों पर आप अपना मामला लटका सकते हैं उनमें से एक आरसी गुप्ता है, और यदि आपको इसके बारे में संदेह है तो क्या हमारी ओर से सुनवाई जारी रखना उचित होगा, बजाय इसके कि इसे 3 न्यायाधीशों की बेंच को संदर्भित किया जाए जिन्हें बाधित नहीं किया जाएगा। इस तरह के किसी भी विचार से और फिर आरसी गुप्ता के किसी भी प्रकार के मूल्य से परेशान हुए बिना ध्यान दे सकते हैं क्योंकि वे एक बड़ी बेंच है, न्यायमूर्ति ललित ने कहा। आपका प्रयास यह कहना है कि मामला आरसी गुप्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अगर हमें लगता है कि आरसी गुप्ता ने शायद है, हम केवल इतना पूछ रहे हैं कि क्या हमारे लिए 2-3 दिन और बिताना और उस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा या हमें अभी 3 न्यायाधीशों की पीठ के पास जाना चाहिए, बेंच ने वकीलों से पूछा। एक प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि ने सुझाव दिया कि यदि किसी भी कारण से और किसी भी तरह से आरसी गुप्ता को इसकी प्रासंगिकता या प्रयोज्यता पर संदेह करना पड़ता है तो इसे 3 न्यायाधीशों के पास भेजा जाना चाहिए, और यदि संपूर्ण आधार मामला सिद्धांत पर है कि भविष्य निधि और पेंशन निधि में कोई अंतर नहीं है, आरसी गुप्ता कानून में एक सिद्धांत तय है। एक प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने आरसी गुप्ता के फैसले को स्वीकार कर लिया है और आरसी गुप्ता को लागू करने के लिए एक पत्र जारी किया जो एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि बाद में उन्होंने यह कहते हुए एक मनमाना भेद पैदा करने की कोशिश की कि इसे उन लोगों तक बढ़ाया जाएगा जो छूट प्राप्त संगठन में नहीं है। पीठ ने कहा, अभी तक प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि श्री सुंदरम के पास एक मामला है।
अब हम क्या करें? कोर्ट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि कुछ प्रावधान है जो अदालत के ध्यान में नहीं आए हैं या अन्यथा प्रथम दृष्टया विचार नहीं आया होता। उन्होंने पेंशन योजना के पैरा 26 और भविष्य योजना के पैरा 52 की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष लगभग सभी प्रतिवादी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तविक वेतन पर पूरी तरह से योगदान दिया है। यही वजह है कि आरसी गुप्ता का अंतिम पैराग्राफ केवल कॉल करता है एक समायोजन के लिए जो ठीक वही काम कर रहे हैं जो वह कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने श्री शंकर नारायण की दलील पर जवाब देते एक बात बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, संदर्भित किया जा सकता है। उन्होंने कहा आरसी गुप्ता अकेले हमारे तर्कों का आधार नहीं है, हमारे तर्क इससे असंगत होंगे। इस पर श्री सुंदरम ने जवाब दिया वे सोचते हैं कि कोर्ट को मना लेंगे कि आरसी गुप्ता सही है। सवाल यह है कि अगर मैं आपको इसके विपरीत समझाता हूँ तो क्या आपका लॉर्डशिप एक निर्णय वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्यों आरसी गुप्ता सही है और मैं पुष्टि करूंगा कि यह गलत क्यों है और फिर संदर्भ का सवाल आएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रोहन थबानी ने प्रस्तुत किया कि आरसी गुप्ता की समीक्षा की कभी मांग नहीं की गई क्योंकि ना तो ईपीएफओ या भारत संघ ने कभी समीक्षा दायर की। आरसी गुप्ता को नियोक्ता ने वास्तविक वेतन का 12% जमा किया था या ना कि अधिकतम सीमा का 12%।